तो आज इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर के एस्पेक्ट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं आपकी हिस्ट्री की बुक में 8 चैप्टर्स हैं, बट आपको सारे 8 चैप्टर्स नहीं करने हैं, आपको उसमें से कोई भी 4 चैप्टर अटैम्प्ट करने हैं। इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में से आपको एक चैप्टर करना है, देन चैप्टर थर्ड आपका कंपलसरी है, उसके बाद चैप्टर 4, 5 एंड 6 में से एक चैप्टर अटैम्प्ट करना है, देन चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में से। तो जो भी चैप्टर आपके स्कूल में कराया गया है या आपको ईजी लगता है आप वो चैप्टर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारा पहला चैप्टर आता है दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। जिसमें आपको जर्मनी, इटली या ब्रिटेन कैसे फॉर्म हुए थे, उसे किस तरीके से यूनिफाई किया गया था, उस बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन यूरोप बाय द ट्रीटी ऑफ वेना 1815। 1815 की ट्रीटी के बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए थे, किस तरीके नई आइडियोलॉजीज़ एंड रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ लोगों तक पहुँचे थे, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ किसिपी मिज़िनी इन स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ इन यूरोप। यूरोप में अपने आइडियाज़ अपनी फ़िलासफ़ी स्प्रेड करने में, लोगों तक पहुंचाने में किसिपी मिज़िनी का क्या रोल था, उसके बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है दैट इज़ The decade of 1830 had brought great economic hardships in Europe. Support the statement. 1830 के आसपास का जो 10 साल का समय था, उस टाइम पीरियड में यूरोप को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी वो आपको बतानी है। नेक्स्ट, कल्चर हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में कल्चर का बहुत बड़ा रोल था यूरोप के लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में। वो कैसे, वो आपको बताना है कि किस तरीके अलग अलग कल्चर ने अपने आइडियाज़ के थ्रू यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकेम एन एल्गरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। यूरोप में 19th सेंचुरी में फीमेल्स ने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया था, किन किन रोल में रिप्रेजेंट किया था, वो आपको यहाँ पर बताना है। Next is Napoleon had destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Although यूरोप ने फ्रांस में डेमोक्रेसी हटा के खुद को फ्रांस का डिक्टेटर डिक्लेयर किया था, बट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसने कई सारे ऐसे चेंजेस लाए थे जिसकी वजह से फ्रांस का सिस्टम जो था वो पहले से बेटर हो गया था। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में आए थे, वो सब चेंजेस आपको यहाँ पर बताने हैं जिसकी वजह से फ्रांस को बेनिफिट मिला था। वो सारे चेंजेस जिसमें नेपोलियन सिविल कोड और जो भी चेंजेस नेपोलियन के आने के बाद आए थे वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द फ्रेंच इन वियतनाम, हाउ फ्रेंच सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। एजुकेशन की फील्ड में वियतनाम को एजुकेट करने में फ्रांस को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी और फ्रांस ने उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट इज हु वॉज पॉल बर्नार्ड, हाउ डिड ही आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वियतनाम। पॉल बर्नार्ड कौन था और वियतनाम के इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में उसने क्या कहा, मीन वो कौन कौन सी हार्डशिप्स थी जिसकी वजह से वियतनाम का इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, या उसके हिसाब से इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए था, वो आपको बताना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ रिलीजियस ग्रुप प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन वियतनाम। वियतनाम के लोगों के मन में एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स यानी फ्रांस के अगेंस्ट आने वाली फीलिंग्स को डेवलप करने में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप का क्या रोल था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेमेन एज वॉरियर इन वियतनाम ड्यूरिंग द 1960s। 1960s में वॉर के टाइम में विमेन का क्या रोल था, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनके लिए वॉरियर टर्म यूज़ की गई थी, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हो ची मिन ट्रेल बिकेम एडवांटेजेस टू वियतनामीज इन द वॉर अगेंस्ट द यूएस, हाउ। यूएस के अगेंस्ट वॉर में हो ची मिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था जिससे वियतनाम को काफ़ी फ़ायदा मिला, वो क्या फ़ायदा था, कैसे, आपको एक्सप्लेन करना है। Next question is why did US enter into the war with Vietnam and how it marked a new phase that proved costly to Vietnam as well as to Americans।
यूएस ने वियतनाम के साथ वॉर में एंट्री क्यों ली, और यूएस के आने के बाद वो वॉर जो था वो वियतनामीज के लिए और अमेरिकन के लिए दोनों के लिए ही महंगा साबित हुआ, वो कैसे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट एंड पूना पैक्ट। इन चार टॉपिक के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि ये इंसिडेंट्स या ये कमीशन और वो पैक्ट क्यों साइन किए गए थे और कि क्या कॉजेज थे या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रिजल्ट थे, वो सबको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस आए वो आपको एक्सप्लेन करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। तो आप इन दोनों मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वाई गांधी स्टार्टेड सच मूवमेंट, कि गांधी जी ने इन मूवमेंट को स्टार्ट क्यों किया, हाउ इट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये दोनों मूवमेंट कंट्री के अलग अलग पार्ट तक कैसे पहुंचे, एंड वाई द मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, और दोनों ही मूवमेंट को गांधी ने एक टाइम के बाद वापस बुला लिया, यानी वापस बंद कर देगा, तो मूवमेंट क्यों बंद हुए थे वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन इन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में औरतों का क्या रोल था वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, कि इंडिया में लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में कल्चर का क्या रोल था, वो डिफरेंट कल्चर की वजह से किस तरीके लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना आई, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है दैट इज द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज नो अदर वॉर अर्लियर लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाई। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा वॉर आज तक नहीं हुआ, तो आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या डिस्ट्रक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हुई थी, क्या क्या चेंजेस आए थे, वो आपको एक्सप्लेन करने। सेकेंड इज एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इन ट्रांसफॉर्मिंग 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी आने की वजह से दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए थे वो आपको बताने हैं। The third question is, what was G77? What were the circumstances responsible for the formation of G77? G77 क्या था और वो कौन कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से G77 को फॉर्म करने की जरूरत पड़ी। फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड और कल्चर हमेशा एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनकर चले हैं, वो कैसे, वो आपको सिल्क रूट के हिसाब से बताना है कि किस तरीके सिल्क रूट आने की वजह से ट्रेड और कल्चर आपस में एक्सचेंज हुए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज जो पास हुई थी उसको एबोलिश करने के बाद उसके क्या क्या इम्पैक्ट थे, क्या क्या इफेक्ट पड़े थे, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। 20th सेंचुरी का तो फर्स्ट टाइम पीरियड था, फर्स्ट 10-12 साल का समय था। उस टाइम पीरियड में इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न जो था वो चेंज हुआ था, तो वो कौन कौन से चेंजेस थे जिसकी वजह से वो इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो पैटर्न में वो चेंजेस देखने को मिले। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है और उसके 2 से 3 फीचर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज पे पहले वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज व्हाई कुड मैनचेस्टर नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैनचेस्टर की इंडियन मार्केट में जो पोजीशन पहले थी वो दोबारा रीगेन नहीं कर पाई थी, उसके क्या रीजन है वो आपको बताना है। फिफ्थ इज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द वर्कर इन द 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती थी, वो एक्सप्लेन करना है। सिक्स्थ इज हु वर गोमस्तास एंड व्हाई देयर वर फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन गोमस्तास एंड वीवर्स इन विलेज। गोमस्तास कौन थे और उनके और वीवर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो क्यों चल रहे थे, वो आपको बताने। नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क लाइफ एंड लेजर, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीनामेंट्स इन लंडन एंड चॉल्स इन बॉम्बे। लंदन के टेनामेंट्स थे वो और जो बॉम्बे के चॉल्स थे उनके बारे में आप लिख सकते किस तरीके लोग वहाँ पर रहा करते थे या पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर कैसा था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज हाउ द अंडरग्राउंड रेलवे सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन लंडन एंड वाई इट वॉज क्रिटिसाइज। लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे आने से ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई और कई लोग इसके अगेंस्ट इसे क्रिटिसाइज किया था, क्यों। नेक्स्ट इज
Explain the social changes that took place in the family life in the 18th century in London. लंदन में 18th सेंचुरी में फैमिलीज में क्या क्या चेंजेस आए थे, लाइक फैमिली मेंबर के बीच में टाइस जो बॉन्ड था वो खत्म होने लग गया था, वीमेन अपने आप को मार्जिनेटेड फील करने लगी थी, मेल जो थे फीमेल को डोमिनेट करने लगे थे, ये सारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, वो चेंजेस क्या थे, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल हु माइग्रेटेड टू बॉम्बे इन द मिड 19th सेंचुरी। वो लोग जो बॉम्बे को माइग्रेट किए थे काम की तलाश में या किसी भी रीज़न की वजह से, उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज, वाई वॉज द लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे नेसेसरी एंड मेंशन इन 2 लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट टेकन अप इन बॉम्बे। बॉम्बे में लैंड रिक्लेमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कोई भी 2 से 3 प्रोजेक्ट जो जिन्होंने बॉम्बे में लैंड को रिक्लेम करके कुछ चेंजेस वहाँ पर लाए गए थे। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ लंडन। जो बॉम्बे एक्सपेंड हुआ, बॉम्बे का डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट और लंदन का डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे अलग थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट, हाउ डिड द सिटी डेवलपमेंट अकर एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। किस तरीके जो शहर का डेवलपमेंट हुआ था उसकी वजह से एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचा था, वो आपको बताना है। इसमें लंदन और कैलकाटा का केस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स। नई प्रिंटिंग टेक्निक लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो आपको बताना है, जिसमें हम मैन्युस्क्रिप्ट से हैंड स्क्रिप्ट जो है उसके डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कम टू यूरोप, एक्सप्लेन। यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक कैसे आई, किस तरीके मार्को पोलो चाइना गया, वहाँ से टेक्निक के बारे में नॉलेज लेके उसको इटली में इंट्रोड्यूस किया, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज, explain with examples the role of print culture in the bringing of French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के मन में दैट फीलिंग डेवलप करने में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था, किस तरह के बुक्स प्रिंट होने की वजह से लोगों को बेनिफिट मिला और लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ लिबरल एंड कंजर्वेटिव इंडियंस टुवर्ड्स वुमेन रीडिंग। वुमेन रीडिंग के मामले में लिबरल्स और कंजर्वेटिव की क्या सोच थी, उनका क्या एटीट्यूड था, वो आपको बताना है। फिफ्थ इज, printing technology gave women a chance to share their feelings with the world outside, support the statement। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब वुमेन भी थी अपने आइडियाज़ और अपनी फिलोसफी को, अपनी बातों को वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक पहुंचा सकती थी। वो कैसे, कि किस तरह के कौन कौन सी इंडियन वुमेन राइटर थी जिन्होंने इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया, वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डिड अ न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस, एक्सप्लेन। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद अब जो बुक्स पढ़ने वालों की काउंटिंग संख्या थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे अब वो बुक्स पढ़ना चाहते थे। तो बुक्स में ऐसा क्या खास था, किस तरह के बुक्स में बैलाड्स या फोक टेल्स वगैरह को एक्सप्लेन किया गया था, पिक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से लोग अब उस बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज, प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की इंडियन सोसाइटी में प्रिंटिंग प्रेस आने से क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से इंडियन सोसाइटी डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। अब जो लास्ट चैप्टर आपका आता है दैट इज़ नोवेल, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल इन हिंदी। हिंदी में जो नॉवेल्स थे उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कि क्या क्या चेंजेस आए, पूरी प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। सेकंड इज, व्हाई डिड नॉवेल्स बिकेम पॉपुलर अमंग वुमेन इन इंडिया। इंडिया में वुमेन के बीच में नॉवेल्स कैसे पॉपुलर हुए, वो आपको बताना है। थर्ड इज, हाउ डिड नॉवेल्स इन इंडिया अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ पैन इंडिया बिलोंगिंग। पैन यानी कि प्रेजेंट अक्रॉस नेशन, की नॉवेल्स आने की वजह से इंडिया के अलग अलग पार्ट में लोगों को कैसे हेल्प मिली, या वो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में वो फीलिंग लोगों के मन में कैसे आई, नॉवेल्स ने उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया, वो आपको बताना है। फोर्थ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेमचंद्स राइटिंग दैट मेक देम स्पेशल। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग में ऐसी क्या बातें थी, उनकी बुक्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी थी जिसने उन बुक्स को स्पेशल बनाया, और बहुत से लोग जो थे वो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना पसंद करते थे। वो स्पेशल फीचर जो इनकी बुक के, वो आपको बताने हैं कि किस तरीके से सोसाइटी को पोर्ट्रे किया, उनके कैरेक्टर्स में ऐसी क्या बातें थी, वो सब। नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स डिकेंस इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड्स में चार्ल्स डिकेंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज वर नॉवेल्स इन कॉलोनियल इंडिया यूजफुल फॉर बोथ द कॉलोनाइजर एज वेल एज द नेशनलिस्ट। नॉवेल्स जो थे इंडिया में इंडियन सिटीजन्स के लिए और इवन ब्रिटिशर्स के लिए, दोनों के लिए यूजफुल थे, कि किस तरह के नॉवेल्स ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया इंडियन सोसाइटी को समझने में, उनके कल्चर ट्रेडिशन को जानने में, और किस तरह के इंडियन सिटीजन्स को हेल्प किया ब्रिटिशर के अगेंस्ट नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में।
अब इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है।